अभी भी हो रहा है, आप बोलते रहिए। अच्छा सर, वो चेक करेगा ना उसी से अच्छा बहुत बेहतर सर। बैलेंस कर। My lord, I was referring to para 32 of that judgment of Asad Ali's case, if my lord will kindly recall. बुक दे 98 को बंद 98 PLD 98 Supreme Court, page 161 at रिटर्न हो रही 224. है आवाज। पहले टेस्ट कर लिया करें ना आप लोग। आधा घंटे मेरे पास 2 है, पार्ट 1 चाहिए। It's in part 1, my lord. मेरे साहब जरा एक बात सुनिए आपके, आप हमें ये बता दें कि क्या ये एक किसी भी पार्टी का हक होता है कि वो डिमांड करे कि जी हमें इस बेंच को हटा के या एक मेंबर ऑफ द बेंच को हटा के दूसरा बेंच। नहीं सर। नंबर वन। नंबर 2, या क्या किसी कानून आइन के मुताबिक हम पर पाबंदी है कि लाजमी हम बेंच चेंज करें। और नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन नोट कर लें। नंबर 3 ये कि सपोज अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि जी मुझे फलां जजेस दिए जाएं या फलां भेज दिया, या ये छोड़ दिया जाता है उस अथॉरिटी पे। आप सिर्फ कहते हैं कि जनाब इनको हटा के हमें तादाद पूरी की जाए, या आप स्पेसिफिक कहते नहीं हमें ये फलां बेंच दिया जाए। वो मैं आऊंगा, एक जजमेंट भी साइट करूंगा। बिल्कुल जी, मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी का हक होता है कि वो अपनी मखसूस बेंच, दे कैन सेलेक्ट अ बेंच ऑफ देयर चॉइस, बट हियर द केस इज दैट वी आर रिक्वेस्टिंग अ फुल कोर्ट ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज, एंड आई विल एड्रेस योर लॉर्डशिप के व्हाई, एंड आई विल रिफर टू योर लॉर्डशिप जजमेंट एंड माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर's note and my lord's the party in that, those judgments के how a full court is to be constituted. I'll cite your lordship's judgment in that, sir. बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं, and I'll refer to a case which is a 1989 Supreme Court case which the majority judgment has decided. मुझे याद पड़ता है एक केस में चीफ जस्टिस बिंदियाल साहब वाज हेडिंग द बेंच, मैं भी उसमें था। आप रेजिस्ट करते हैं, आपने लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए सर। तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ बता दिया जाए कि मैं अर्ज करूं सर, मैंने कभी रेजिस्ट नहीं किया, मैंने हमेशा का फुल कोर्ट बनाया जाए सारे उन इश्यूज पे, मेरी बात नहीं सुनी गई। माय लॉर्ड विल काइंडली रिकॉल, आई ऑलवेज इंसिस्टेड कि फुल बेंच होनी चाहिए, सो दैट कलेक्टिव विजडम, और यही लफ्ज माय लॉर्ड मिर्जा आयशा मलिक ने, और ये भी बता दें कि आप क्यों चाहते हैं। यहाँ कौन सा उसमें आ रहा हूँ। उसकी वजह है कि सर बिकॉज आप ही लोगों के फैसले हैं इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के कि क्यों फुल कोर्ट होना चाहिए, एंड आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन दैट। मालूमात नहीं सर एक वन अदर एड्रेस, आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन योर लॉर्डशिप्स काइंड ऑब्जर्वेशन कि अब देखिए सर, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के एज आई एम राइट इज 15 जजेस सर appointed by the Judicial Commission of Pakistan to hear. आप ये बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 24, I think 23 or 24 सर, 23 plus the Chief Justice, Honorable Chief Justice. अगर फुल कोर्ट हो तो क्या होगा? सर मैं उस पे आता हूँ कि वो भी एड्रेस करूंगा कि क्या पोस्ट 26, I'll leave that to your lordship's discretion. I'll address your lordship on all issues कि why the pre-26 amendment judges should hear it and why they not. किसी को ये नहीं कह रहा, I'm not imputing anything or any wrong of any judge, so please kindly I will not address that. I have no cavil with that. Every judge is a respectable judge, and your lordship have taken an oath to defend, preserve the constitution of Pakistan, sir. So kindly see, I was just referring to what is the full court. That was my argument, which my lord. Para 32. Para 32, my lord. My lord, the main issue is that there are 2 benches of the honorable of this honorable court sitting at Quetta and Peshawar, directed, and I will show from this that a bench can direct the constitution of a full court, and I'll cite those judgments when I come to that, sir. Here they directed the थोड़े से उसके फैक्ट्स इस तरह से है ना कि that was against the chief justice. सर जी बिल्कुल सर जी, तो फिर उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस को भेज दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस रिफ्यूज टू हियर दिस केस सर ऑन पर्सनल ग्राउंड्स कि he has personal interest in this, if he is the benefit, is going to be the beneficiary if the petition is successful, then that bench
the Chief Justice, Honorable Acting Chief Justice, did not refer it to the next senior judge. That bench of 2-member bench referred it to the. यहाँ तो चीफ जस्टिस इज अवेलेबल. जी मैं आ रहा हूँ सर, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या. तो what they said, what is the full court? I'll just pointing out this judgment. I'll come to my other humble submissions. Sir, kindly see where the parenthesis J is on page 224, para 32. It's not correct. आवाज ठीक नहीं है. नहीं ठीक. नहीं आपको आवाज नहीं आ रही. नहीं सही नहीं है आवाज. ये जो कर रहे हैं वो एको तो बंद कर दिया उन्होंने. एको बंद हो गया. वॉल्यूम का भी इशू है. वॉल्यूम बढ़ाना है. बढ़ा दें वॉल्यूम. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें. वॉल्यूम बढ़ाइए. डायरेक्टर होता है. मैं आप बोलेंगे तो पता चलेगा. अच्छा सर, मुझे अब आप उधर देख रहे होते हैं रुक जाता हूँ. वो अच्छा सर, बहुत मैं बोल रहा हूँ जी, बहुत बेहतर सर. I was referring to, I will not read the para because I had read it earlier, but just at parenthesis J. It's better. Yes. ठीक है. शायद. Am I with you? जी जी जी. My lord, we may mention, parenthesis J, we may mention here that a full court hearing does not necessarily require presence of all the judges of the court on the bench. If some of the judges of court are not available or decline to sit on the bench for some reason, the remaining judges of the court would constitute the quorum of the full court. In the present case, as earlier pointed out by us, that Honorable Chief Justice could not sit on the bench as he himself was respondent in these petitions, my lord. And the next senior puisne judge, Mr. Justice Ajmal Mia, as he then was declined to sit on the bench, he had personal interest in these cases. Out of the remaining 5 judges, Mr. Justice Mukhtar Junejo not only declined to sit on the full court bench but proceeded on leave. The remaining 4 learned judges of this opted not to sit on the full court session. In these cases, the remaining 10 judges of this court properly constituted the quorum of the full court, sir. आपकी क्या request है? What is your prayer? Full court? What full court? I'm saying the pre-26 amendment judges, which should hear this case, and I'll address your lordship, as my lord has pointed out, कि why. What is the reason that pre-26th amendment? तो इसमें एक reason तो ये है कि एक तो इसके साथ आप there are certain petitions which are tagged. नहीं, आप ये बता दें कि आप क्यों कहते हैं कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो 16 जजेस थे जी उन पर मुश्तमिल बेंच होने चाहिए. because the 26th amendment is itself under challenge, sir. So these honorable judges post 26 have been appointed in view of the 26th amendment and the increase of the strength of. What about the honorable chief justice? The chief justice is also appointed under 26, so that he will also not sit. तो आपको याद होगा सर, he will also not sit in the bench. Sir, वो उनके ऊपर है. That is all on the judge. He is appointed to this court way before the 26th amendment. So he, in his capacity as a judge. Judge, yes. Not Who will as the preside the bench? Who will be the chief justice? The senior most. पहली बात, I have no quibble with the chief justice hearing the case, but if chief justice declines, if somebody has direct interest in the matter, that is for the learned judge to decide, sir. आप जो बाकी जजेस की बात करें वो तो चले एक प्रोसेस के तहत एक प्रोसेस आया, कानून चेंज हुआ, यही लोग देखिए अगर पुराना प्रोसेस होता तो भी इन्हीं लोगों ने आना था. 4 चीफ जस्टिस थे, कोई मामूली बात नहीं सर. उसमें क्योंकि कुछ जी सॉरी सर, वो आप ये कह सकते हैं कि जी पहले पुराना प्रोसेस होता तो उसके जरिए आते थे, अब नए प्रोसेस के तहत आ गए. एज सच कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका नहीं है. जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इसलिए है कि वो चीफ जस्टिस बने हैं ऑन अकाउंट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होती तो जस्टिस याया साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते. उनका टाइम मुकर्रर था, अल्लाह जिंदगी दे, बिल्कुल सर, उस वक्त बने. तो ही हैज डायरेक्ट इंटरेस्ट. नंबर 1. नंबर 2 पे सीनियर प्यूनी मोहतरम है हमारे लिए. वो सीनियर प्यूनी को चीफ जस्टिस होना था 26वीं आईन से पहले, नहीं बन सके. ही इज एग्रीव्ड. तो इसी तरह और भी अगर आप इस तरह में जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें इसको शायद लेटर नोट बात करें कि कोई और जुडिशरी देखनी आपको याद होगा पड़ेगी. जस्टिस फाइज ईसा का जब केस आया एंड माय लॉर्ड वाज अ मेंबर ऑफ द बेंच, उसमें 2 जजों पे एतराज किया गया कि जी अगर वो 4 साल के बाद जब उनकी बारी आएगी चीफ जस्टिस और ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा कि दोनों मौजूद जज साहिबान. हम 8 बैठ सकते हैं उसमें. बिल्कुल सर. हम तो 26 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसमें आ रहा हूँ. फुल कोर्ट आप बिल्कुल बैठ सकते हैं. मैंने आई हैव नॉट नो कैबिनेट. अगर आप कहते हैं कि हम बेनिफिशियरी हैं, मैंने नहीं कहा. नहीं आप कह रहे हैं जी अब हम बेनिफिशियरी हैं, तो फिर हम कैसे उसमें बैठे? दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप टू डिसाइड, सर.
each individual judge will have to decide कि whether he is a फिर रह beneficiary. कौन जाएगा, कौन सुनेगा फिर? नहीं सर, आप आठ जो बाद वाले हैं वो नहीं सुन सकते, आठ कॉन्स्टिट्यूशन तो बेंच मैंने ये वाले नहीं नहीं कहा सुन सर। सकते, तो फिर जो रह गए वही रह गए बस। वो पीछे फिर उसमें भी चीफ जस्टिस का इशू जो अभी आप बयान कर रहे हैं, with utmost respect तो सर, मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं सुन शायद साहब जी। कि अभी बात जनरल चल रही है, तो हाउ वी आर द बेनिफिशियरी? मैंने नहीं कहा यू आर बेनिफिशियरी, मैं तो कहा आप यू विल बी पार्ट, फुल कोर्ट बनेगा। बट देयर आर डाइवर्जेंट आर्गुमेंट्स। ट्रिपल वर्क कर रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी इज मोर जी। Maybe you are not arguing this aspect, but your colleagues and generally this argument has been placed that कि भाई ये तो 26 amendment के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है, तो इसीलिए तो आपका इतराज है ना कि व्हाई यू आर नॉट। सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इतराज नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा वो मेरिट पे होगा। माय लॉर्ड हिमसेल्फ इज मेंशन्ड, जो आपने डिसाइड किया दीवान मोटर्स का केस, Yes. आपने कहा कि हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इट इज That पेंडिंग। was without prejudice to your challenge to the 26th amendment. We cannot preempt that what will be done in 26th amendment challenge. तो वही ना सर, वो Even today we are not sure about that. सब वो एस्पेक्ट जो आएगा वो जब मेरिट पे केस चलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं। यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम 8 अभी बैठ के, या मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जितने भी लोग अगर वो बैठ के डिसाइड करेंगे तो वो गलत होगा, यही लोग अगर किसी और कैपेसिटी में बैठ जाए तो ठीक होगा। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग गलत होंगे, मेरा मतलब ये है कि हमारी एक दरखास्त है आपके सामने। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम 8 भी उसमें मौजूद हैं। आप मौजूद हो, आप जरा इसका डिफरेंस बता दें कि हम 8 यहाँ बैठ के और 8 वहाँ यहीं पे बैठे रहेंगे, सिर्फ वो जो टोपी चेंज हो जाएगी, नहीं नाम बदल जाएगा ना। जज आज सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे सर। टोपी नहीं चेंज होगी, you will still remain the honorable judge of this honorable That's why I'm saying that जी। if you are judges of the Supreme Court, जी while sitting as a member of the Constitutional Bench, क्या आप समझते हैं कि हम बायस हो जाएंगे? और सर। अगर हम दूसरी तरफ तो बायस नहीं होंगे। सर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं और उस एक और जी। बात, लीगल जी। बात है, जब कभी आप किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं तो कहाँ चैलेंज करते हैं? कोर्ट में ही सर, बिफोर दैट कोर्ट, Yes। जिस कोर्ट की जी जुरिस्डिक्शन हाँ, बिल्कुल सर, उसी ने डिसाइड बिल्कुल सर। और ये उस कोर्ट का ही इख्तियार होता है, वो डिसाइड करे उसकी आप- जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। आप जिस अमेंडमेंट के तहत ये बेंच बना है, इसी बेंच पे इतराज कौन डिसाइड करेगा? इस बेंच पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे अगर इतराज है तो उस इतराज को विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, हमारी एप्लीकेशन इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फुल कोर्ट। इतराज की बात नहीं बेंच और फुल अच्छा, कोर्ट अगर के आपकी ऊपर। बात जितनी भी एप्लीकेशंस है, किसी में ये नहीं बताया कि वो वाले हो वो वाले ना हो, आपने फुल कोर्ट का जिक्र किया। फुल कोर्ट का जिक्र तो किया। फुल कोर्ट इस वक्त आप मान रहे हैं कि इस वक्त फुल कोर्ट 24 जजेस पर मुश्तमिल है। नहीं, उसकी मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टोटल फिर- स्ट्रेंथ सुप्रीम फिर- कोर्ट की है, लेकिन उसमें देखिए सर एक इशू क्या है, मैं आप बताऊं, उसमें मैं बाद में आर्ग्यू करना चाहता हूं। माय लॉर्ड ने पूछा, आप इस वक्त आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजेस हैं वो है आई बिलीव 15 सर, and my lords are 8 of your lordship are sitting. Under the law, any party has a right to appeal against your lordship's decision, any decision you get. At the moment, I cannot file that appeal because there are only 7 judges available, क्योंकि उसमें वर्ड यूज हुआ है practicable. ठीक है सर, तो आप अपील का, लेकिन जब आप लोगों ने ये फैसला किया, I'll cite the judgments, जिसके जब फुल कोर्ट बैठता है तो इट्स अ कलेक्टिव विजडम होती है, ये आप ही का फैसला है सर। जी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दैट हैज ऑलरेडी बीन। तो इसीलिए फुल कोर्ट, बिल्कुल सर, फुल कोर्ट का मतलब है कि जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जी, लेकिन उसमें मैं एड्रेस करूंगा उस पे कि व्हाई आई एम सेइंग कि ये आप जो प्री 26 जजेस हैं वो सुन लें, लेकिन वो आपके ऊपर फैसला है कि जी किस तरह से कर लेंगे। हमारा हम जो कह रहे हैं फुल कोर्ट, क्योंकि वो जो लोग जो हैं दे हैव कम टू दिस ऑनरेबल, दोस ऑनरेबल जजेस। Can you choose that this bench should not hear and that bench should hear? अगर इफ माय लॉ, बिल्कुल मैं चूज नहीं कर सकता जी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए वो ये है, जैसे पहले भी कहा था, वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर, हाउ वी कैन कन्फर ए जुरिसडिक्शन अपॉन ए जज हु हैज नो जुरिसडिक्शन। सर वो आप अगर मुझे एड्रेस करने देंगे उस पर ही आ रहा हूँ सर, मैं आप ही की जजमेंट Crux of the से, matter बिल्कुल सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और भी नोट कर लें कि फुल कोर्ट, नो डाउट the committee under the practice and procedure can constitute a full court. मुझे इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, मैं उस पे एड्रेस करूंगा आपको जी। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 191 एक ही जी, कि अगर वो कौन Article सा? 191 it doesn't talk about a full फुल court. कोर्ट It talks बिल्कुल, about बेंचेस, मैं उस पे आ रहा हूँ So it सर। has nothing to do with जी। the committee or the बिल्कुल judicial सर, क्योंकि सर commission. देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर फुल कोर्ट की बात की जाए जी, तो क्या वो जो ऑस्टर क्लास है कि No bench. 193 के नो अदर बेंच जी। और दूसरी बात ही कि अब जब फुल कोर्ट होता, जब डिस्ट्रिक्ट बार वाले केस में हम कहते जी 17 मेंबर्स बेंच, दैट वाज फुल कोर्ट। सर। किस तरह याद होता है?
दो 13 मेंबर्स स्टेटेड वो सेनेट फीचर के लिए हम कहते हैं दो इट वाज 13 मेंबर्स बेंच 17 मेंबर्स बेंच, लेकिन 13 ने ये बात की इसलिए इट विल बी कंसीडर्ड एज 17 मेंबर्स बेंच। तो फुल कोर्ट को भी बेंच ही कहा जाता है। नहीं, there is a difference in फुल कोर्ट को बेंच नहीं कहा जाता। मैं आई शो यू सर लट साहब कि फुल कोर्ट को बेंच नहीं कहा जा सकता विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर। मैं आऊंगा उस पर, अब मुझे इजाजत दें मैं सीक्वेंस से अगर आप इतनी निटी-ग्रिटी में जानते हैं तो आप पहले हमें बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है। जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स डील करता है। बिल्कुल सर। आप कहीं पे बता दें कि वेयर फुल कोर्ट इज डिफाइन नहीं है, कोई कहीं नहीं है डिफाइन। अंडर 191A जो बात हो रही है ना कि जी देयर इज नो बार फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट बाय दिस अंडर आर्टिकल 191A is only confined to the constitutional bench. Or you want us to constitute a bench and include such honorable judges which are not the part of the constitutional bench? Whether this is our mandate, we can do this. If we can't do this because under Article 191A, we are the constitutional bench appointed by the Judicial Commission of Pakistan. Yes. Can we include, can we pass the order that no matter whether the other judges who are not part of the constitutional bench can assemble here and the full court may be constituted? Because we are asking only for our own limitations. Yes. That is why we are asking you to convince us on this point. Whether the constitutional bench can constitute the full court. This is the issue where the two committees are different. In practice and procedure, two committees are different. Section 2 and Section 2A is for the Constitution bench, and the Article 191A, the committee has been constituted under Article 191A also. Yes, sir. So the committee of Constitutional bench has also the constitutional protection, not the statutory protection. बिल्कुल सर। मैं इसमें बता दें कि इसमें ये बात अलग है कि इसमें लिखा है या नहीं लिखा। हमारी मैंडेट कैन बी फॉर्म वेदर वी विल नॉट गो बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी विल डू दिस। आपकी मैंडेट विद utmost respect sir, the mandate of this court cannot go beyond 191A3, but your lordship can always pass a judicial order. Right now there is a demarcation of jurisdiction. ठीक है ना, 191A में कहा जितने भी आप आंसर दें सारे बातों जितने क्वेश्चन आपसे किए एक एक करके आपको पूरा चार्ज मिलेगा। ये देख लीजिए आप 2-3 दिन ले लें, लेकिन मैं दूंगा सर बिल्कुल। आपकी इजाजत से क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। जी आप कर ले। माय क्वेश्चन इज स्टिल कन्फाइंड टू दैट। आपकी लिमिट जुरिडिक्शन इज कन्फाइंड। जुरिडिक्शन का इशू है। आई विल एड्रेस माय लॉर्डशिप, दैट इज द क्वेश्चन सर। देन इमीडिएटली मैं आई विल कम टू द फुल कोर्ट लेटर के जैसे होगा 191A पढ़ते हैं सर आपकी इजाजत से। Am I with you, sir? 191A. There shall be constitutional benches of the Supreme Court. Kindly see, benches of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time, provided that the constitutional benches may comprise equal number of judges from each province. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be the most senior judge of the constitutional bench. Number 3. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vesting in the Supreme Court. May I, with apology, repeat this again, sir. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vested in the Supreme Court. Original jurisdiction under Article 184, appellate jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a High Court involves the constitutionality of any law or substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. Advisory jurisdiction of Supreme Court under Article 186. 4. For the purpose of Clause 3, a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by a committee comprising the most senior judge of the constitutional benches and next two most senior judges from amongst the judges nominated in Clause 1 shall hear and dispose of such matters. All petition appeals or review application against judgments rendered or orders passed to which Clause 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to the commencement of the Constitutional 26th Amendment Act of 24
will forthwith stand transferred to the constitutional benches and shall only be heard and decided by benches constituted under clause 4. Notwithstanding anything contained in constitution but subject to law, judges nominated on clause 1 may make rules regulating practice and procedure of the constitutional benches. My lord, first of all, number 6, the non-obstante clause is only in clause number 6. Whereas in clause 3, it says no benches. So there's an ouster clause, and the ouster is of the regular bench of the Supreme Court. And that's what your lordships have decided in the Diwan case, and I'll come and cite those passages. So here we are talking about benches, no bench other than the constitutional bench. इसके जो last line है वो भी पढ़ लें। जी हाँ। 5 का जो 5 की stand transferred to the constitutional bench. जी, transfer to the constitutional bench shall only be heard by benches constituted under clause 1, sir. Clause 4. जो आपके अगर रेगुलर केस में जहां 184 या 185(3) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का कोई इशू आ गया था या लॉ की कुछ those cases pending before a regular bench of the Supreme Court will be transferred to the constitutional bench, and this is what happened in the Diwan Motors case. ठीक है सर. Suppose अगर full court के पास कोई केस पेंडिंग होता तो तो मैं हम्बल सबमिशन है, फुल कोर्ट पे बेंच नहीं है, ये मेरा आपके सामने हम्बल सबमिशन विल बी, क्योंकि द वर्ड अगेन मैं से नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 176. आई नो माय लॉर्ड इज वेल अवेयर. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देयर इज एन आउस्टर क्लॉज, देयर मे बी नो नॉन ऑब्स्टेंट ouster is. There is a ouster clause. जी सर. There is a clear Benches, sir. restriction जी. and the demarcation of jurisdiction now. बिल्कुल Just because of सर. this. Between the regular bench Yes. and the constitutional bench, no doubt. So Absolutely. we are hearing you at the constitutional bench. जी sir. You want us to constitute a full court. Not Is you, there sir. Any way for I'm not as demanding from this honorable bench the constitution of full court. My humble submission will be when I address you to whom your lordship can pass a judicial order to constitute the full court. No, we cannot pass any order. If we have no jurisdiction, we cannot pass any order. Simply we say, sorry, we have no jurisdiction. Thank you very much. नहीं सर, jurisdiction की Go and look at your jurisdiction की बात नहीं, find your forum. That's no all. sir, jurisdiction की बात नहीं कर रही, because वो जो constitution of benches होती है under 4 and the practice procedure, that's an administrative function, not judicial function. ठीक है, हम जी. ये Is there a bar from passing a judicial order? That's why I started with Asad Ali's case कि 2 judges The of the bench is not constituting जी, anything. It's benches merely की बात हो passing रही a है, and I'll judicial cite order. No, what type of judicial order you want? We want, if my lord comes to the conclusion that our applications merit consideration, to order the person or the committee, or if my lord comes to conclusion, to constitute the full court. And I'll address your lordship whether the committee is competent or the honorable chief justice, or if the chief justice, as my lord has pointed out, that he is also a beneficiary and cannot sit, then it's up to him to see whether he agrees or not. You mean that the matter will be referred to the senior puisne judge for constituting the full court? It has to be referred to the honorable chief justice, my humble submission is, and if he declines, then seniority के उसके हिसाब से it may come to my lord Mr. असद अली केस में आप to decide बताना this चाह रहे हैं issue. कि वो भी सीनियर पुइनी जज को भेजा, फिर उन्होंने भी रिक्यूज किया, तो फिर थर्ड सीनियर के पास गया. वो चलता यही हुआ है सर असद अली के केस में. पहले ने रिफ्यूज किया, जब भी उन्होंने सीनियर प्यूनी को थर्ड नंबर के जैसे सईद जमा को भेज दिया था सर. अच्छा, ये कमेटी नंबर 1 को कैसे भेजेगी, ये भी रास्ता बताइएगा. कमेटी नंबर 1 को नहीं भेजेगी सर. कमेटी नंबर 1 है ना, वो जो नॉर्मल के लिए, हम थोड़ी हमारे सर मैं हमल कर रहा हूँ कमेटी नंबर. कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हो गई जी. अब आप कहते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू पास एनी जुडिशियल ऑर्डर, यू से दैट द मैटर में, एक तो आप ये नहीं बता रहे कि जुडिशियल ऑर्डर में डायरेक्शन होंगी या रेफरल होगी. डायरेक्शन होती है सर. डायरेक्शन मैं दिखा देता हूँ जस्टिस फाइज ईसा के केस में, अभी दिखाता हूँ सर. डायरेक्टेड द कमेटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, नॉट बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. यही बात है ना. तो फिर उनको भेजेंगे, तो ये कमेटी उस कमेटी को भेजने का इख्तियार रखती है. Why will you, बिल्कुल जुडिशियल ऑर्डर पास करने का. why do जब you want to contempt send proceeding- it? Why do you want to send it to a committee? नहीं सर, मैं कहता हूँ मैं चीफ जस्टिस को जाना चाहिए with my कैसे जाएगा? चीफ जस्टिस इज नो मोर मास्टर ऑफ द रोस्टर. he is not master of the roster, Yes. but he When he was declared master of the roster by the bench of this court, देखिए, he is the that was master of the objected- roster, my lord. That was objected by the majority that the chief justice is no more the master of roster. That is why the practice and procedure was जी. promulgated to curtail his powers मास्टर ऑफ for द रोस्ट constituting the बिल्कुल bench. बजा
कह रहे हैं आप, मास्टर ऑफ द There was रोस्टर। a judgment of Justice Munib. I was also part of जी, that bench. मैं अलाया हूं, हमने सर। कहा कि जी only the Chief Justice is the master of roster. If any bench wants to initiate any suo motu case, जी। let the matter be referred to the Chief Justice for constituting or considering whether वो this is PLD a case of 22, suo motu or that is not. judgment PLD 22, ठीक है सुप्रीम ना? कोर्ट पेज 306। अब जो आप कह रहे हैं उनको भेज दो, तो जी। उनको भेजने के लिए ये एक और आपके पास कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चली थी जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी एक कमेटी को दूसरी कमेटी के पास बिल्कुल, भेजने वो का भी है। इख्तियार ही नहीं है। जी। तो हाउ नजर अब्बास case, my lord, is नजर अब्बास केस, जी। the bench held that the जी। first committee had no power to send the case to the second committee, जी। though that has been set aside the order। जी ठीक है ना, तो फिर आप कैसे कहते जी, हैं मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की आप बात करते हैं, दैट इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सर, विद utmost रिस्पेक्ट। यहाँ पहले तो आप बता दें फुल कोर्ट कहाँ है। जी हाँ, फुल कोर्ट होगा तो उसके पास सर भेजेंगे। फुल कोर्ट तो इख्तियार होता था चीफ जस्टिस का, या अभी भी चीफ जस्टिस का लेकिन इख्तियार। आप कोशिश कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने की जी। कि फुल कोर्ट और बेंच में फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले आप फुल कोर्ट को डिफाइन कराएंगे, जी। कहाँ पे डिफाइन और बेंच कहाँ पे डिफाइन हुआ, फिर आप बताएंगे कि इन दोनों में फर्क है। फुल कोर्ट तो डिफाइन, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी सर फ्रॉम असद अलीज केस पैरा 32 में, कि फुल कोर्ट मींस हु ऑल द अवेलेबल जजेस हु आर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फुल कोर्ट एज गिवन बाय लार्जर टू मेंबर आप जो 176 की बात कर रहे जी हैं, 176 176 में बात की है सुप्रीम कोर्ट सर, और 185 में कहते हैं कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, Which means- सब में कहते हैं। जी। काइंडली सी सर, जी उस पे आ जाए जी। तो फिर ये जो 2 मेंबर्स बेंच और 3 मेंबर बेंच और 5 मेंबर बेंच केसेस सुनते हैं, जी। क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है? बिल्कुल है, वो बेंचेस के इख्तियार दिया हुआ है, वो आपके रूल्स में भी है और आइन में भी है सर। मैं दिखाता हूँ सर। फुल कोर्ट जरा बता दें। जी नहीं, फुल कोर्ट की रूल्स तो के कहीं नहीं अंदर और ना इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है फुल कोर्ट कोर्ट का। तो कहीं नहीं है। Convention है ना, it is a convention. कन्वेंशन है और हमेशा, वरना अगर ये बात इख्तियार आप लोगों का नहीं होता तो फिर फुल कोर्ट आज तक बने कैसे? तो नहीं, आप by सही way कह of रहे हैं, बिल्कुल। convention, दिस इज stating कन्वेंशनली the योर राइट, यही तो कह रहे हैं, आपकी बात प्रैक्टिस एंड दुरुस्त है। प्रोसीजर में भी नहीं है जो फुल फुल कोर्ट से मुराद आपका है कि तमाम जजेस, अवेलेबल जजेस। अब फर्क सिर्फ इतना आप लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जो सारे जजेस बैठे हैं वो बेंच नहीं कहलाएगा, वो फुल कोर्ट कहलाएगा। और चूंकि बेंच नहीं कहलाएगा इसलिए 191 में बेंच का जिक्र है, फुल कोर्ट का जिक्र नहीं। ये आपसे आर्गुमेंट बिल्कुल सर, ये तो आपने ये बताना कि कैसे वो बेंच नहीं हो। जी मैं आ रहा हूँ सर। 176 आप देखेंगे सर, वो तो आगे उसमें सुप्रीम कोर्ट था, जी ऑल जजेस। ऑल जजेस, ठीक है ना माय लॉर्ड। लेकिन full court का जिक्र सुप्रीम कोर्ट, नाउ वर्ड यूज्ड बाय माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ठीक सर। है। सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सो मेनी अदर जजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अंटिल सो डिटरमिन्ड एज मे बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब तो ये मैं समझाऊं कि जहां भी सुप्रीम कोर्ट होगी तो वहां पे चीफ जस्टिस और जी, तमाम बिल्कुल। जजेस होंगे। जी, लेकिन आप मुझे ये समझा दें, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि ये या समझने की जी। कि बेंचेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि देखिए बाद 2 मेंबर बेंच बनते हैं, 3 मेंबर बनते हैं, 5 बनते हैं, 7, 6 जितने भी बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बिल्कुल उसमें आता हूं मैं 1935 के पता एक्ट से चलेगा आपको दिखाऊंगा, bench- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कि किस तरह से बेंचेस का कॉन्सेप्ट आया सर। अच्छा सर, इसमें आप 184 भी अगर आप देख लें आपकी जात हो निकाल लो मिनट। ये वैसे argument in the majority opinion in the practice and procedure, this has been responded to in the majority opinion which has held that a full court is necessary because Yes. the issue deals Deals with with- the Supreme जी. Court and its practice and procedure, its jurisdiction, so the collective wisdom. जी. My lord, जी. and I have mentioned, it is जी. prudent. वहाँ भी यही मैं लिखा है I'll cite कि my it lord is Mr. prudent to constitute my a lord, full court. आपकी So minority that means the majority opinion recognizes the convention of full court जी. and the distinction between a बिल्कुल bench and a full court. आप It is settled I agree. by the majority lord, opinion. I My agree lord, with, I'll I agree with cite- this, सुन ले, I agree with this proposition. There is a full court, but the only question is whether full court could be considered as bench or not. ये issue. मैं कहता हूँ नहीं, फुल बेंच नहीं होगा क्योंकि my lord, आपने जो उसमें कहा है सॉरी जी ये जब फुल कोर्ट डायरेक्ट बन गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एंड द हियरिंग वाज स्टार्टेड बाय द फुल कोर्ट, ठीक है, then during course of argument this point was raised that there is an also provision of intra-court appeal. जी. If the full court decide where the intra-court appeal will be heard. जी. So the full court continued and culminated the hearing and finally it was decided. In my note, while taking into this argument into consideration,
I write that this is the collective wisdom. If the full court सारे sets जज होते in हैं। any judgment, obviously then there is no question of inter-court appeal when the all judges have collectively decided some cases. ठीक है, तो ये पहले इंट्रा-कोर्ट अपील उस वक्त जहन में नहीं थी किसी के भी। वो बेंच बन गई थी, बेंच की स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सम ऑफ द काउंसिल। We raised this point, जी। ठीक है ना, तो वो तो पहले ऑलरेडी बेंच बन ऐसा उसी में सर अगर आप इजाजत हो, आप इजाजत देंगे तो माय लॉर्ड्स जस्टिस आयशा मलिक्स जजमेंट आई एग्री जो बात कह रहे हैं, इन्होंने पैरा 47 48 मेरे ख्याल से वो किताब में रिपोर्टेड नहीं है। आई होप आपके सामने वो आ जाए, क्योंकि जो रिपोर्टेड मैटर्स ओनली मेजॉरिटी जजमेंट आई है, माइनॉरिटी जजमेंट्स हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन पीएलजे। जो आपकी तो हुई है लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट्स नहीं हुई है, जैसे शाहिद वहीद की वो अलग से एक बुक अगर आप minority नहीं dissent sorry, I apologize. dissenters have not been published not the majority I apologize, sir. लेकिन ये यहाँ से Yes. इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि पूरी जजमेंट we're still debating whether that's part of the judgment or not, you see. तो आपने my lord has said in para 47 and 48 of that dissenting judgment that it is collective wisdom because appeal का right is being मुझे नहीं पता, मैं सॉरी आई हैव नॉट हर्ड दी। मैं पढ़ के मैं सुना दूंगा आपको माय लॉर्ड्स का जो अगर उन्होंने लिखा है कि ये कलेक्टिव विजडम जी है, कलेक्टिव विजडम का यूज किया माय लॉर्ड ने पैरा 47 हमने भी किया है ना, आपने भी किया, लेकिन आपने कहा कलेक्टिव विजडम के बाद फुल कोर्ट नहीं हो सकता, अपील नहीं हो सकती। माय लॉर्ड हैज सेड कि ये अपील का प्रोविजन होना चाहिए। है कि वेरी फर्स्ट डे आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओथ द देन चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूटेड द फुल कोर्ट फॉर हियरिंग द प्रैक्टिस। बिल्कुल सर। तो वो शुरू में 8 मेंबर बेंच थी, वो बाद में वो जब स्टे हुआ था उस वक्त वो 8 थी, फिर वो फुल बेंच उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया वेरी फर्स्ट डे जिस दिन वो सर आगे इसको कंप्लीट कर लूं जो आपने कहा था कि किस तरह से फुल कोर्ट बनता है। अगर आपके ये दे दें, ये 2019 SCR जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है, 2019 SCMR वो भी निकाल दीजिए जी, वो जिसमें हमने कहा पेज 18 दिस इज पेज 1875 and relevant portion my lord will find at page 1879 paragraph 7. इस पे लिखा ये बात सुन, ये और कहीं और, ये कहीं और पब्लिश नहीं हुई है। ये वाली जजमेंट इधर ही है, इसमें वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन शाह साहब वाली है वो भी नहीं है। कैसे उन्होंने Am I with your lordship, sir? जी, my lord. May I read it? कहाँ से पढ़े? जी पैरा 7 सर। ओके प्लीज। हमें भी देना। इसके ऊपर पहले सारा डिस्कशन हुआ सर। अगर आप पेज 1877 पे देख लें, व्हाट वाज द एप्लीकेशन, लर्नड काउंसिल ये शुरू जो हो रही है जहां माय लॉर्ड the judgment starts at page 1877 para 1. Learned counsel for the petitioner has at the outset argued the CMA number so and so seeking the constitution of full court comprising eligible judges for hearing of the constitution petition number 17 of 2019. To explain the expression eligible judges, learned counsel has with utmost respect requested that learned judges on the bench who may possibly benefit from the dismissal of this petition should kindly recuse from the proceedings. He emphasized the possibility of being swayed by any consideration of personal advantage is a ground for recusal under Article 4 of Code of Conduct of Judges of the Supreme Court and the High Courts of Pakistan. He acknowledges that dismissal of this petition by the court cannot by any means entail an adverse recommendation to the President of Pakistan under Article 209 of the Constitution against the petitioner. Nevertheless, the legal community and public perceive that a personal advantage would accrue to the ineligible judges in the year 2023 in case the petitioner did not assume the office of Chief Justice of Pakistan. He relied upon Asad Ali Federation of Pakistan, sir, and read the portion. ये मैं पढ़ चुका हूँ सर, आपको I have not read it. I have read this portion from the judgment. They are Pinochet के जनरल Pinochet का केस साइट करते हैं सर, जिसमें लॉर्ड हॉफमैन के ऊपर इल्जाम लगा था। 22 के लिए था जी, 22 के लिए था क्योंकि जैसे लॉर्ड हॉफमैन की वाइफ जो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की मेंबर थी, तो उन पे इल्जाम लगा, वो जजमेंट भी सेट असाइड हो गई थी। Pinochet 1 and Pinochet that's reported. My lord is well aware of that. फिर that independent media का जिक्र है, Corporation of Federation Pakistan. Yes, Barrister, what does this term eligible judge mean?
एलिजिबल जज जो किसी पर्सन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या फाइनेंशियल जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आता है वो इस वजह से यहाँ आर्ग्यू कर रहे थे। वो कुछ दो जजों पे एतराज किया गया इसके केस माय लॉर्ड मिसेस जस्टिस फाइजीसा के केस में कि दो जजेस, क्योंकि अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते और इनको सुप्रीम जुडिशल तो उनके लाइन में दो जजेस आ रहे थे, जस्टिस एजाज और एहसन, जस्टिस तारिक मसूद सर। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि गलत उन पे ये बात कर रहे हैं कि आप 4 साल के बाद ये इशू आएगा 2019 थी सर। तो लेकिन फिर भी उन दोनों जजों ने जब उनके ऊपर एतराज किया गया, दे चोज नॉट टू सिट ऑन द बेंच माय लॉर्ड। ये इसका बैकग्राउंड था। तो एलिजिबल जजेस वो कह रहे थे कि जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कहते हैं इनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, कोर्ट कहता ही नहीं है ये पर्सनल इंटरेस्ट, बट दोज जजेस इन देयर विजडम डिसाइडेड नॉट टू सिट माय लॉर्ड। पैरा 7 तो पढ़ी जी पैरा 7 सर। In the circumstance to further promote transparency in the proceedings and confidence of all persons interested in these proceedings, it is directed kindly sir आप कहते direct कैसे कर सकते, the word used is directed that the full court may be constituted in these connected matters. The file may be placed before the honorable chief justice of passing appropriate orders adjourned. तो इट वॉज सेंट टू द इट वॉज डायरेक्टेड सर। डायरेक्ट को नीचे आके डायरेक्शन खत्म हो गई। नहीं सर, ये ना दोबारा नहीं, डायरेक्शन आपने डायरेक्ट कर दिया। इट इज डायरेक्टेड दैट फुल कोर्ट में बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन दीज कनेक्टेड मैटर्स, द फाइल में बी प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉर पासिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फुल बेंच, फुल कोर्ट। अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए क्या है? फुल कोर्ट सर, क्योंकि देखिए उनका ये जुडिशियल ऑर्डर था, डायरेक्ट कर दिया गया था। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कुड नॉट से कि नहीं, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ये थे उनसे ऑर्डर ले लो कि फुल कोर्ट बनाएं। ये नहीं होता कि वो डिसाइड कर आफ्टर जुडिशियल ऑर्डर कुड द चीफ जस्टिस से आई एम नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट। इन द चेंज सर्कमस्टांसेस वेदर द चीफ जस्टिस इज एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द फुल कोर्ट। मेरी हम्बल सबमिशन होगी, आई विल एड्रेस योर लॉर्डशिप के व्हाई कमिटी नहीं हो सकता। मेरा पहला आर्गुमेंट यही होगा कि चीफ जस्टिस का पावर है। सेकंड होगा कि आई विल कम टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सेक्शन 2 पे सर, व्हेन आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन दैट। अब आपने क्या कहते हैं कि आज भी चीफ जस्टिस जी बिल्कुल जी, बिकॉज फुल कोर्ट पास करने की पावर, देखिए बेंचेस बनाने की पावर कमेटी के पास है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर। दोनों आप देखिए, आपके रूल्स भी कहते हैं, जब नए रूल्स आपने अडॉप्ट किए 2025 में, आपकी भी और सबके रूल्स है कि ये बेंचेस बनाते हैं, शरीयत कोर्ट की बेंच बनती है सर। और मैं आप उस पर आ रहा हूँ कि अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपकी जजमेंट आने से पहले एक चीज मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि कहाँ जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरा 184, 185, 186, 188 वर्ड यूज है सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। यहाँ आ गया कि बट अगर बेंच बनेगी, अगर इन 3 चीजों पे 84, 85 जो इंटरप्रिटेशन आता है और 86 में अगर ये बेंच के पास सामने आएगा तो ओनली एंड ओनली दिस ऑनरेबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 की या उससे ज्यादा जो भी बनाए आप, मिनिमम 5 होने चाहिए, उसके पास जुरिसडिक्शन होगी। रेगुलर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन नहीं होगी। लेकिन ये कहीं पाबंदी नहीं है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, बिकॉज ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है माय लॉर्ड, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पे भी हिडन वर्ड्स में एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ही इज आल्सो द आउटकम ऑफ द 26th बिल्कुल जी। फिर इस बेंच पे भी है, फिर हमारे बाद आने वालों पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो क्या ये कोर्ट डायरेक्टली एक ऑर्डर कर सकती है टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, फुल बेंच, बाय पासिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड बाय पासिंग द कमिटी? आई एम ग्रेटफुल टू योर लॉर्डशिप्स काइंड क्वेश्चन। देखिए माय लॉर्ड, आप जो ऑर्डर पास करेंगे वो होगा जुडिशियल ऑर्डर। आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो जुडिशियल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेंच या फुल कोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। अब ये हमें आपको देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है टू कॉन्स्टिट्यूट द फुल कोर्ट, या कमेटी के पास है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस। अभी भी वो पावर है, डिस्पाइट द फैक्ट अब ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि माय लॉर्ड जस्टिस फाइज़ा की जजमेंट में था देयर इज नो मास्टर ऑफ रोस्टर का जिक्र ही नहीं है, ना आइन में है ना रूल्स के अंदर है, कहीं नहीं लिखा हुआ मास्टर ऑफ द रोस्टर है। यही जस्टिस फाइज़ा की जजमेंट है उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। बट माय लॉर्ड हैज, जस्टिस मजहर हैज रिटन विद द हेडिंग मास्टर ऑफ द रोस्टर, उस पर पूरा मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ माय लॉर्ड्स जजमेंट। तो ये देखिए आपके ऊपर हो गया कि किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। लेकिन आपके पास जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां भी देखिए जस्टिस फाइज़ा के केस में एक
एक डायरेक्शन इशू हुई, डायरेक्शन इज टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, क्योंकि उस वक्त वो हेड थे, उनके पास ही सारी पावर्स थी अंडर द रूल्स टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस। तो उन्होंने कन्वेंशन ये था कि जो जिसके पास पावर होती है तो कॉन्स्टिट्यूट द बेंच, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे टू फॉर्म दी फुल कोर्ट। इस वजह से ये हर केस आप में तो अभी भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस करेगा ना, डिस्पाइट कमेटी, कमेटी को क्या रोल हो गया? नहीं, अगर जुबैरी साहब, वो भी हेड चीफ जस्टिस ही करेंगे सर। जुबैरी साहब, चीफ जस्टिस साहब पे ऑब्जेक्शन है, हम पे ऑब्जेक्शन है, तो फिर अगर हमारे पे ऑब्जेक्शन है तो हम किस तरह ऑर्डर सर, मैं आप प्लीज मैं कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, मेरी दरखास्त सिर्फ आपके सामने इस वक्त है कि इंपॉर्टेंस और ट्रांसपेरेंसी और सारी इसकी वजह को जो आप लोगों ने खुद ही जजमेंट्स के अंदर कि क्यों फुल कोर्ट होना चाहिए, इसको दूसरे अंदाज में ले ले चले। मैडम के क्वेश्चन को फर्दर देखिए, हम यहाँ बैठे हुए एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हमें 191A4 के तहत एक कमेटी ने हमें बेंच बना दिया। बिल्कुल। और हमारी जुरिस्डिक्शन वेरी लिमिटेड, सब आर्टिकल 3 में बताया गया कि हम ये इन बातों पे डिसीजन दे सकते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नंबर 2 ये जी कि क्या हम ये चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको छोड़ दो, इनको लगा दो, तो डायरेक्ट हम क्यों ना कह दें कि मिस्टर सो को ऑर्डर भिजवा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे दो टू हम्बल सबमिशंस बिफोर योर लॉर्डशिप। एक तो आपके पास जुरिस्डिक्शन है टू रेफर द मैटर टू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग अ जुड़ने तो से we should move ahead. जी सर, मैं जो अर्ज कर रहा था सर कि 184, 185 वर्ड यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 176 इज दी चीफ जस्टिस एंड सर जजेस जो अपॉइंट होते हैं सर। अब आप ये जो बेंच, लेकिन क्या फर्क आया 191A में सर, उसमें आप ये जुरिस्डिक्शन टू हियर इन 3 चीजों के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे दी गई, क्योंकि देखिए सर जुरिस्डिक्शन इज वेस्टेड इन दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 175(2). माय लॉर्ड हैज आल्सो डिस्कस, और फिर वो रशीद का। अच्छा, मैं अब इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कहां रिस्ट्रिक्ट की जाती है सुप्रीम कोर्ट की पावर। अगर ये होता नो अदर जज, भी यहीं पर क्वेश्चन ले लीजिए ताकि जी हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 member bench, जी सर, a case is fixed before us My lord. by the committee constituted under 191A3. A regular case is fixed before अभी अब उसमें मैं एड्रेस Including the practice. के अंदर उनको चैलेंज किया गया है कि ये इनको जो बढ़ाया गया गवर्नमेंट ने गलत भी है, तो वो उस वजह से फिर तो आपको रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि पहले वो केसेस चला रहे हैं उनको डिसाइड करके वापस भिजवा दें ताकि हम वापस ओरिजिनल स्टैंड पे आ जाए। मैंने नहीं फाइल किया सर, हो सकता है वो करें। Until and unless they are declared their appointment is declared illegal, for all intent and purposes they are judges of the Supreme Court. That's all. बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं एक जजमेंट आई बी फीलिंग इन माय ड्यूटी एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट। ये आपको पता है मुद्दा उठा था 1989 में, और अकरम शेख साहब बैठे हैं, उन्हीं के नाम से वो केस रिपोर्टेड है, PLD 18(9) सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर भी 3 जजों पे एतराज किया गया कि वो उस वक्त अपॉइंट हुए थे जब प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुआ, तो केयर टेकर जो 1989 सुप्रीम 1989 जी पेज है PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर वो जो आप सवालात करें उसका जवाब है, मैं ऊपर पढ़ के पैरा 28 पढ़ूंगा। 689 सर, नहीं ये है 689 सर जी 689। आप कौन सा पैरा पढ़ेंगे जी? वो तुम ये माय लॉर्ड क्या है इस चीज में? अगर आप फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो उस अथॉरिटी का काम होगा जो बेंच जी, उनकी मर्जी वो देखेंगे। इसके अंदर आप यू कैन नॉट डिक्टेट। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा सर। आप ये नहीं कह सकते फला आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप सिंपल कह सकते हैं कि जनाब हमें फुल कोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए मैं उसमें आता हूं। क्या है ये तो फुल कोर्ट जो डिफाइंड है, जो अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे आपने तीसरी अथॉरिटी भी बना दी है, चीफ जस्टिस बकौल आपके कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकता है। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, एक 191A4 की कमेटी है जी। तो इन तीनों में से एक ने डिसाइड करना है, तो आप सिंपल रिक्वेस्ट करेंगे जी फुल कोर्ट दो। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मेरी एप्लीकेशन आप देखिए फुल कोर्ट का है, लेकिन ये कहना 26th अमेंडमेंट फुल कोर्ट जी आप बता दें किसी एप्लीकेशन में है तो आई एम विद यू।
अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई 15-16 एप्लीकेशन फाइल हुई है, किसी में भी ये नहीं कहा फुल कोर्ट मांग रहे हैं। मैंने कहा है सर, मेरी एप्लीकेशन आपके सामने, आप देखिए मेरी एप्लीकेशन। ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है जी, मैं एप्लीकेशन सीएम। देखिए बात सिंपल सी है कि आपको पहले फिर उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकालना होगा। नहीं सर, ऐसे निकाल नहीं सकते सर, वो तो 209 से ही जा निकाल नहीं सकते। हाउ दे कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल बेंच। सर ये सीएमए जो है 4039। मैं आपकी बात 100% मानता हूं। फुल कोर्ट मींस फुल कोर्ट। फुल कोर्ट जी। इट इज नॉट अ बेंच। चलो मान ली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा सर, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी निकाल लो। जी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब आर्टिकल 203F देख लें सर आप, काइंडली सी आर्टिकल 203F। आपने ये जजमेंट तो साइड किया। मैं आ रहा हूं उस पे, ये मैं दिखा रहा था कि इसके अंदर वो सारे इश्यूज जो थे कि कौन से जज सुन, इसमें वो 22 भी पूरा डिस्कस हुआ है। इसके अंदर मैं जो बात कर रहा था उसमें ये था कि कुछ 3 जजेस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट वर अपॉइंटेड ड्यूरिंग अ केयरटेकर पीरियड व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट देयर। तो सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द कंक्लूजन कि नो गवर्नमेंट कुड बी, जैसे मुस्तफा इंपैक्ट्स में, कि कोई गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती। तो अब उन पे गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये सीएमए डाली। ये वो जजमेंट है, माय लॉर्ड काइंडली सी, ये जजमेंट राइज कर रही थी जुनेजो साहब की गवर्नमेंट के उससे, उसका जो 5 उसका रिव्यू था ये। उसमें एप्लीकेशन डाली जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक प्रेस नोट उन्होंने दे दिया, प्रेस नोट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये प्रेस नोट गलत दिया आपने, और ये कहा कि नहीं, वो तीनों जजेस भी मेंबर होंगे क्योंकि ओरिजिनल उस कोर्ट के वो मेंबर थे, तो आप नहीं कर सकते। इस पे ये एतराज हुआ। उस पे फिर उन्होंने दिया कि कौन से जज को बैठना चाहिए, कौन के नहीं बैठना चाहिए, किस वजह से नहीं बैठ, वो सारा इसमें डिस्कस हुआ है। और लीडिंग, इसमें माइनॉरिटी जजमेंट, लेकिन लीडिंग अथॉरिटी जो माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस शफी और रहमान की है, उसमें जो उनके रेलेवेंट पोर्शंस, मैं उस वक्त जब मैं आऊंगा उस पर पढ़ के जैसे आपको बता रहा हूं कि जो आपके सवालात हैं उसका इससे जवाब होगा, और ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। हो सकता है ये वो बात, तो मैं जो बात कर रहा हूं उसके थोड़ा सा खिलाफ भी हो, लेकिन एज एन ऑफिसर कोर्ट आई हैव टू शो दिस जजमेंट टू योर लॉर्डशिप सर। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की जहां पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सुप्रीम वो उसमें प्रोवाइडेड है। आप देखिए आर्टिकल 203F। Am I with you, sir? एक मिनट जी सर, 20 ये शरीयत कोर्ट का जो है, अपीलेट बेंच के। जी हाँ जी, मैं उसमें आ रहा हूँ माइंड वन जी 203F निकाल दो ये। Any party, may I, with your lordship's kind permission? Any party to any proceedings before the court under Article 203D, agreed by the final decision of the court in such proceeding, may within 60 days or so prefer an appeal to the Supreme Court. Appeal is provided to the Supreme Court, my lord, and Supreme Court 176. आगे सब अगर आप देख लें, लेकिन इसमें तो एक बेंच बनता है। जी आ रहा हूँ उस पे, वो दिया हुआ है उस पे। काइंडली सी, काइंडली 203(5) my lord, रेफरेंस टू क्लॉज 1 and 2। अब 1 and 2 कहता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, 2 कहता है अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट एनी जजमेंट, फाइनल और सेंटेंस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। अगेन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट माय लॉर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो 5 में। The reference in clauses 1 and 2 to the Supreme Court shall be construed as reference to the Shariat Appellate Bench. Shariat Appellate Bench. कि यहां उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खुद कन्फाइन कर दिया, अपील तो लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कहां, टू द शरीयत अपीलेट बेंच, जहां रेफरेंस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि जी वो है। देखिए मान लीजिए ये तो आपके अगेंस्ट होगी ना बात। 191 में भी तो उन्होंने बता दिया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ये केस नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है, इक्विवेलेंट टू 233। उसमें ये नहीं कहा, देखिए उसमें देखें आप पढ़ लें रेफरेंस उसमें सुप्रीम आपने जो आप shall be construed as a reference to the Shariat Appellate Bench। कंस्टिट्यूट ठीक है सर, यहाँ लेकिन आपके अल्फाज ये नहीं है 3 में सर, अल्फाज नहीं है, मगर उसमें तो लिख दिया ना ouster clause है, no court other than constitutional bench shall hear the बेंच। जब तो हम आपसे फुल कोर्ट मांग रहे हैं सर, हम बेंच तो नहीं मांग रहे आपसे, ये तो नहीं कह रहे कि रेगुलर बेंच में को भी रेगुलर बेंच में केस चल सकता है। शरीयत अपीलेट बेंच लिखा हुआ है इसमें भी, सब क्लॉज आर्टिकल सब 5 में। 203F में भी फुल कोर्ट में हियरिंग हो सकती है शरीयत एपलेट बेंच वाले की। नहीं सर, उसमें क्योंकि वो डिफाइंड है कौन जजेस होंगे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। 3 मुसलमान जजेस होंगे, 2 उसमें ये होंगे, और बेंचेस का उसका प्रोविजन इसी में दिया हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो नया रूल्स के अंदर, पुराने रूल्स में भी था, अब भी है सर, उसमें वो लिमिट नहीं है। यू राइट जी।
बेंच पे आ गई बात. जी बेंच पे आ गई. मैं कह रहा हूँ कि जहां कन्फाइन किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, अपील इज टू द सुप्रीम कोर्ट, बट हियरिंग इज बाय द बेंच. बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ आपके जो 191A3 में इस तरह की बात नहीं की हुई है सर. काइंडली सी, उसमें कहा नो अदर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि आपको रेगुलर बेंच वाले भी सुन सकते हैं. हम ये नहीं कह रहे आपके सामने. हमारी मुद्दा जो है आपके सामने वो ये है कि फुल कोर्ट भेजें, क्योंकि आप अगर कल को चले क्वेश्चन है, कल को अगर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बैठ जाए और वो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, सो फिर आपको कबूल होगा. बिल्कुल सर. वो जुडिशियल कमीशन कहते हैं सब्जेक्ट टू आर जो हमारी चैलेंज टू द 26th अमेंडमेंट सर. क्योंकि हमारा मेरा जो चैलेंज मेरी पिटीशन में, इसको आप उलट कर देना. अगर जुडिशियल कमीशन किसी को ना ना एड्रेस करे, मेरे क्वेश्चन का जवाब देते सर. जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो कर दें, लेकिन हमारा जो मतलब ये है कि जी तो उन्होंने कह दिया ना कर देंगे. आप बना सकते हैं बिल्कुल बना रहे तो नहीं, लेकिन हमारा चैलेंज ही जुडिशियल कमीशन के ऊपर है, उसके ऊपर कि ये जुडिशियल कमीशन जो काम आप कहते हैं कि चूंकि जो बेनिफिशियरीज है या इफेक्टिव है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, आप इस तरह ना समझे, चलिए इस तरह से जो किसी भी तरीके से जिस पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू होता है, चाहे उनके अपॉइंटमेंट के, चाहे अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए. मैं ये इस तरह नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि कोई तरीका तो बताएं क्या करना है. इसमें आप दूसरी तरह कर दें. सपोजिंग दैट द जुडिशियल कमीशन डजंट नॉमिनेट एनीवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, जी by not nominating anyone to the bench, is the jurisdiction of the Supreme Court finished? No, absolutely not. So if they opt not to nominate वो तो anyone, judicial power, jurisdiction it is an inherent power. So that is just about constituting the bench. benches. जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही That power will go away. That means no one will hear those cases because they have decided not to nominate anyone. जी देखिए यही है ना, 184, 185, 186 talks about इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो बिल्कुल नहीं सर. आप देखें 184 कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना हो अगर, तो फिर जाहिर है जब तक वो नहीं बनती सुप्रीम कोर्ट. अगर फॉल बैक फुल कोर्ट है तो फिर प्री 26 आप देख लें सर. प्री 26 में भी हर केस में तो फुल कोर्ट नहीं बनता था. किसी में 5 जजेस बैठते थे, 8 बैठते थे, 9 बैठते थे, जो भी था. चीफ जस्टिस की सवाल थी. बात मान लें जी कि भाई ये बेंच इसको नहीं सुनना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, हम तो सिंपली उठ जाएंगे कि सिंस वी हैव नो जुरिसडिक्शन इन द मैटर वी कैन नॉट पास एनी ऑर्डर. सर मैं देखिए जिस कोर्ट को इख्तियार नहीं होता या जिस बेंच को, वो मां सिवाय केस वापस करने के लीगली आप इस मुझसे एग्री करेंगे कोई और ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते. नहीं सर, जब मुझे जुरिसडिक्शन सर मैं आपसे इस पे एग्री नहीं कर सकता. उसकी वजह बताऊं क्यों. तो अगर मैं इसकी वजह बताऊं फिर मैं सुनूंगा, अगर नहीं इख्तियार तो नहीं. मैंने अपने जो मैं हम्बल सबमिशंस में कोई ये बात नहीं कही कि आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है. अंडर 191 एज इट स्टैंड्स टुडे सब्जेक्ट टू आवर चैलेंज टू द होल 26th अमेंडमेंट, इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास तो ये पावर है. हम कह रहे हैं कि आपके पास एक पावर और भी है कि वो है कि टू इफ यू कम माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि आप फुल कोर्ट बना. अगर आप नेक्स्ट तीसरी बात है, अगर हमारे पास पावर है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हम क्यों नहीं सुन सकते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इस पे बात करें. मैं तो कह रहा हूं आप सुन सकते हैं. मैं तो वेरी रिक्वेस्ट यू कि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल कोर्ट सुन ले. ये आप कह सकते हैं कि जजेस का तादाद बढ़ा. जी मैं यही कह रहा हूं ना. फुल कोर्ट का क्या मतलब है सर. यही मतलब होता है ना. बात अब आज आपने बात चेंज की. आज पहली मर्तबा ये स्टांस आपके मुंह से आ रहा है कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर बना भी है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो ये सुन ले, लेकिन साथ और जजेस बिठा दे. मेरा मतलब है फुल कोर्ट सुने. देखिए ये मतलब नहीं बेंच. देखिए मैं बात कर रहा हूँ 191A करता है, बेंच की बात करता है. Complete your own points. वो आपको जजमेंट बता रहे तो वो बता दे, वो रह जाते हैं. यू ट्राई टू स्टार्ट बट आपकी जजमेंट थी सर फुल कोर्ट. जो भी आप बता दीजिए ताकि वी कैन नोट दैट जजमेंट्स आल्सो. आज सुने बुला रही हैं. ये हटा लेना सर. It's PLJ 2024 Supreme Court. ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जी हाँ. But इसमें majority की opinion missing है, so you have to pull it out of the. जी वो है मेरे पास सर. मेरे पास तो कॉपी. आई अपोलोजाइज, मैंने बनाई नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की इसमें ओपिनियन भी तो मिसिंग है. है. जस्टिस मंसूर अली शाह की ओपिनियन इसमें मिसिंग है, which is signed by जी all the जी majority हाँ, judges. वो मिसिंग है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप माय लॉर्ड. And the dissent is also missing. जस्टिस आयशा मेरे जस्टिस शाहिद वहीद की भी जो नोट है वो भी नहीं है. Both the dissents जी are but what dissent is not there sir.
जैसे हसन अजहर रिजवी की जजमेंट प्रोड्यूस्ड है इसी के अंदर जी सर बिफोर आई अगर आपकी इजाजत हो तो आपने कोई बात कही थी माय लॉर्ड मिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि जब हमने चैलेंज किया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आप इजाजत ना दें पार्लियामेंट को अपने इख्तियार अपने इंटरफेयर करने का, हमारा था कि 191 में आपके पास पावर है पार्लियामेंट की, हमारा मुद्दा था जो रिजेक्ट हुआ। तो आप माय लॉर्ड ने बड़ी एक बात कही, अगर मेरी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं आपके। जी पढ़िए। ये पेज 210 पे पैरा 13 में सर आपने कहा स्टार्ट विद द पैरा के बी रिमेन्ड अनसक्सेसफुल परसुएडिंग योर लॉर्डशिप्स टू दैट हाउ द एक्ट इन्फ्रिंजेस द कॉन्ट्रवीन्स द फंडामेंटल राइट्स। सर इसमें 5th लाइन अगर ऊपर से आप देख लें पेज 210 पे पैरा 13 से शुरू हो रहा है, पैरा 13 तो 209 से, लेकिन द रेलेवेंट पोर्शन व्हिच आई वांट टू रीड, माय लॉर्ड सेड कि वी वर अनएबल टू परसुएड योर लॉर्डशिप्स टू कन्विंस दैट दिस एक्ट वाज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें 209 से आ रहा होगा ना फिर? जी 2009 से आ रहा है, 209 से आ रहा है पैराग्राफ 13 से। It was argued that मैं पढ़ लूँ सर ऊपर से पूरा पैरा पढ़ देता हूँ सर इसमें। The learned counsel of the petitioner remained unsuccessful in persuading me to how the act infringes or contravenes the fundamental rights of any person, how the same is against the public interest. In order to complement and substantiate the plea of ultra vires, it was argued that this act is against the independence of judiciary, poses an obstacle in the access to justice, constitutes dictation to the Supreme Court, clips off the powers and authority of the Chief Justice of Pakistan as an intrusion into the internal affairs of the apex court. In my view, now this is what I want to read, sir. In my view, such apprehensions are misconceived. The petitioner's counsel had further argued that once the Parliament is allowed to regulate the Supreme Court's internal working powers and function, then there is a strong possibility and likelihood that amendments of the same variety will be made to further encroach upon the independence and jurisdiction of this court, sir. Kindly see. In my approximation and far-sightedness, if any such amendment is made or attempted to be made in order to compromise or impair the independence of the judiciary or to disrupt the fair and stream of the administration of justice or cause any hindrance in the access to justice, the Supreme Court, being the custodian of the law and the conscience, is here to deal with the same, and there is no cause for concern in this regard. At this moment, the entirety of the judicial and administrative powers remains vested in the Supreme Court, and the advent of the Act neither involves any outside entity or any external element capable of disturbing or interfering with the internal workings of the court, nor does it affect any of the procedural matters or committee decisions of the Supreme Court. The superior courts have time and again pronounced that any law which is inconsistent with and contravention of fundamental rights or which takes away or abridges such rights void to the extent of such inconsistency or contradiction. In my perception, except to the extent of right of intra-court appeal, with respect I will deal in succeeding portion of my reasoning. The Act is neither hit by the doctrine of colorable legislation, nor is it ex facie discriminatory or violative of any constitutional provision. It is well settled the malafides cannot be attributed to the legislature. In my view, the procedural stipulation and conferral of rights of appeal with prospector do not violate any fundamental, nor do they offend any provisions of it. The Parliament has not curtailed the jurisdiction of this court. By dint of colonial legislation, rather the jurisdiction of this court has been enlarged in larger public interest by means of the Act, as stated in the duty of the court to normally lean in favor of constitution. My Lord, kindly see, my Lord. आगे भी पढ़ लें, please, para 26 भी पढ़ें. जी आ रहा हूँ. Para 26. Para 26. जी हाँ, ये आ रहा हूँ hearing by the full court. वो मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन मैं ये पढ़ना चाह रहा था. इसको भी पढ़. My Lord, para 26 में my Lord deals सब heading दी हुई है hearing by full court. कि why full court? But let me repeat that this is the additional note of an honorable judge who has signed the majority opinion. You should have brought the majority opinion. It is missing in this print, which is quite surprising. उसमें सारा ये they've discussed this. उसमें लेकिन इसमें डिस्कशन नहीं है उनके जस्टिस मंसूर अली शाह के. बिल्कुल है, उसमें भी है डिस्कशन. फुल कोर्ट का नहीं है, my Lord. आप वो ले आते हैं, जजमेंट तो आप कंप्लीट करते हैं ताकि पे भी कम है उसमें. मैं ले आऊंगा सर, कॉपी बना लूंगा आपके लिए. मेरा ख्याल है रिट्रोस्पेक्टिव जो अपील है वो तो जी उसपे उन्होंने एंट्री 55 58 वो हम देख लेंगे, आप ये पढ़ लें. जी हाँ.
During the midst of arguments, it was further articulated by learned counsel that if the case is heard by the full court and the law is declared intra vires, then the petitioner would not be able to file an intra-court appeal for challenging the judgment. In my view, even at the time when the initial 8-member bench was constituted to hear the aforesaid petition, the requisite number of at least 9 judges was not available in the total strength of this court to hear the intra-court appeal, if any, filed against the judgment rendered by the 8-member bench. However, when the present Chief Justice, Justice Qazi Faiz Isa, assumed office, 2 practical options are available to him: either to reduce the size of 8-member bench by reconstituting a 5-member bench in order to preserve the right of appeal, or alternatively to constitute the full court. Again, in my view, the Honorable Chief Justice rightly constituted the full court to hear all such petitions as on a priority basis. Even at the initial stage of proceeding, the full court had been fervently requested by almost all the learned counsel, including the learned AJP. One more important aspect and must be kept in mind is that the matter before the Supreme Court pertained to examination of vires of the law regulating its own practice. So in my view, it was compos mentis to constitute a full court. रैशनल डिसीजन से ही मैंने उससे चेक किया, मैं पढ़ डिक्शनरी में देखना पड़ा सर मुझे तो, माय लॉर्ड सॉरी, composite to constitute a full court for drawing on the collective wisdom of all the judges regarding the legislative competence and constitutionality of the act which provides the right of intra-court appeal. Conversely, had the act been declared ultra-vires by a majority of judges, then how could the intra-court appeal have been filed by those aggrieved persons supporting the law when the law providing the right of intra-court appeal was struck down by the court and no longer existed, leaving only the remedy of review? So in that particular scenario too, the situation would have been the same. Therefore, when any particular list has been decided by the full court with the collective wisdom of all the judges with various notes of assent and dissent, then the question regarding the deprivation of right of intercourse does not have much significance. Indeed, it was prudent and quite logical to constitute the full court to decide the legitimacy and future of the act in question, rather than constituting the bench first with limited number of judges at the original site and then larger bench on the appellate side. In my view, propriety demanded that this court should first resolve the uncertainty regarding the future of Supreme Court Practice Procedure Act 2023 as soon as possible, instead of gathering the wisdom and insight of judges in 2 phases in preference to the collective wisdom rendered by the full court. That is the finding of my lord said, collective wisdom of the thing. और ये आपने कहा, आपने act collective wisdom of all the judges. जी ठीक, बिल्कुल सही, अब सिर्फ सही कलेक्टिव. अब इसमें क्यों देखें, जो बात सर है कि आपने कहा अब इस वक्त मैं अगर फर्ज करें आपने ऑर्डर पास करते हैं हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ, आई कैन नॉट अपील. वो इसीलिए तो कहा है ना कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए. अपील नहीं अगर वो हो सकती तो उसका कोई फर्क नहीं. बिल्कुल फर्क पड़ता है, यही बात हो रही थी. फर्क इसलिए पड़ता अगर आपने ये बेंच अभी आपने अगर फुल कोर्ट नहीं सुनता, कलेक्टिव विजडम नहीं आती, तो फिर मेरे पास अपील का राइट है. तो आप कह रहे हैं रिड्यूस कर दे, 5 पे ले जाए इस बेंच को. आपकी लेकिन हम तो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर. देखिए आप बात कर, इस वक्त एज प्रेजेंट तो नहीं हो सकती अपील फाइल, तो अपील तो वैसे ही ग्राउंड नहीं है. यहाँ आपने कहा अपील का ग्राउंड उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा पार्टी के पास जब कलेक्टिव विजडम आ जाती है. फिर जरूरत ही नहीं होती, सारे जजों ने बैठ के फैसला करते, उसकी क्या अपील होगी. बट माय लॉर्ड मिसेस आयशा मलिक, आई एम सॉरी, आई ब्रिंग इट आपके लिए करा लूंगा कॉपी. उन्होंने इसको कलेक्टिव विजडम की बात की अपने पैरा 47 अपने डिसेंटिंग नोट में. जी मैं पढ़ूंगा तो जब नोट आएगा तो जी आपने लिखा कलेक्टिव तो मैं कॉपी करा लूंगा इसकी, अगर देख लीजिए. क्योंकि उनके तो डिसेंट थी ना, उसमें हो सकता है नहीं. उन्होंने कलेक्टिव विजडम की बात की है, लेकिन उसके बावजूद अपील का राइट नहीं हो रहा. The point taken from this case is that in a matter regulating the internal practice and procedure, my lord, it was in the wisdom of the majority judges thought that a full court should be constituted. Here we are looking at a constitutional amendment. Yeah. So your argument is that applying the same wisdom where we are looking at something bigger and not just a statute but an amendment to the constitution, there should be a full court. The question that only needs to be addressed is your request for the pre-26th amendment full court. Please address that argument. My lord, बात को जजमेंट स्ट्राइक डाउन किया ना वो वाले केसेस में 4 लोगों ने जो था जो डिसेंट किया है, जिसमें जस्टिस आयशा भी थी, वो तो मुनीब भी थे, वो तो स्ट्राइक डाउन कर दिया वो तो जैसे सस्टेन किया. मैं आप बता रहा हूं कि our opinion is just a dissent. That's not the point. पास केसों में बड़ी स्ट्रांग डिसेंट होती है, वो भी नहीं, वो कलेक्टिव विजडम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. माय लॉर्ड ने भी कलेक्टिव विजडम की बात की है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. मुझे आई एम सॉरी आई कुड नॉट रीड दी. मैंने इनको कह दिया
note of मैंने Justice- कहा था, लेकिन मैं मुझसे गलती हो गई, मैं आज फोटोकॉपी करा लूंगा सर आप लोगों की। जुबैरी साहब, एज फार आई एम कंसर्न, मैं पास्ट में तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज बैठा हूँ। आई एग्री विद यू, कलेक्टिव विजडम होना चाहिए, ठीक सर। लेकिन कलेक्टिव विजडम तो फुल कोर्ट, मुझे आप ये क्लियर करवा दें, व्हाई फुल कोर्ट ओनली 16, व्हाई नॉट 24, ये जरा आप हमें तो बता दें ना सर, क्योंकि उनका मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक, अगर पॉइंट मैंने वही जजमेंट जो आपको साइट कर रहा था, हो सकता है वो मेरे खिलाफ जाए, लेकिन एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट मुझे देना कि अगर कोई लीगल ऑर्डर चैलेंज हो रहा है तो कौन सुन सकता है, वो है वो जजमेंट 89 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बहुत सारी हैं that this is a circular argument that you cannot rely on the amendment that you are challenging. We've said it in several judgments, full courts have said. And those decisions still stand, including the Sindh High Court bar, that the district bar case, that when you are challenging an amendment, you cannot rely on that amendment to uphold it or to discuss its validity. So by that token, the question is, will it apply here as well? जी, सिंध हाई कोर्ट में क्यों the full court did not include those judges, कुछ जजों को इंक्लूड नहीं किया गया था सिंध हाई कोर्ट बार। दिस इज 2000 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 879, और उसकी वजह उन्होंने ये दी कि हम कुछ जजों को नहीं इंक्लूड कर रहे बिकॉज दे हैड वायलेटेड द कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ नॉट टेकिंग द ओथ अंडर द पीसीओ। उसका पीसीओ चैलेंज पे था, उस जजमेंट को उस दिन भी याद किया गया डिस्ट्रिक्ट बार के, उसको नहीं सर, ये सिंध हाई कोर्ट बार के वो उसमें ये बात बताई गई कि सिंस they have took oath under peace, therefore they are no more judges. नहीं सर, नहीं ये बात लिखी नहीं सर, ये नहीं, with utmost respect, ये नहीं कहा, मैं पढ़ दूंगा आपको। I've clarified in my मैं आपसे दरखास्त जी, मैं दरखास्त करूंगा मेरे साथ पढ़ लीजिएगा सर बिल्कुल। वो उसमें क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि पीसीओ अंडर चैलेंज है, इसलिए वो नहीं बैठे हैं। उस वक्त पीसीओ डिक्लेयर नहीं किया गया था जब तक फैसला नहीं आया। No more judges. The moment they took oath, there were no more judges of the with utmost respect सर, वो फैसले के बाद हुआ, जब केस बेंच बनी थी उस वक्त उनको नहीं किया गया, इसलिए उनको निकाला गया था। नहीं सर, मैं वो पढ़ दूंगा पैसेज आपको कि उनको क्यों नहीं बिठाया गया बेंच। वो उस वक्त तो फैसला आया नहीं, वो तो डिक्लेरेशन बाद में आई है कि वो जज नहीं है। साहब, जाते हुए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बेशक जवाब अगली पेशी पे दे दें जी। आप पसंद करें या ना करें, आर्टिकल 191A मौजूद है। बिल्कुल जी। आप असद अली केस पे रिलाई कर रहे हो, पैरा नंबर 32 पे रिलाई करते हो। पैरा नंबर 32 में मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स थे, हर जज के लिए कोई ना कोई कंस्ट्रेंट था। बिल्कुल सर। तो वहां पे जो रिमेनिंग 10 जज रह गए थे, उनके बारे में हेड किया गया कि यही कोरम ऑफ फुल कोर्ट है जी। अब फुल कोर्ट का लफ्ज जो है वो आर्टिकल 191A में एलियन है जी सर, वहां मौजूद नहीं है सर। आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें। आर्टिकल 191A का 1 पढ़ें तो अब चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं रहा। 8 जज जो बैठे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है। बिल्कुल सर। वी आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक सर। अच्छा, ये वो जज हैं 8 जो 26वीं तरमीम से पहले आए थे। बिल्कुल सर। 7 और जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, जिनको जेसीपी ने डिटरमिन किया है, नॉमिनेट किया है 191A में। उनके बारे में आपकी रिजर्वेशन है कि वो 26वीं तरमीम का केस कैसे सुन सकते हैं कि वो आए ही 26वीं तरमीम के बाद हैं जी। उनको आप शामिल नहीं करना चाहते, कह नहीं रहे लेकिन चाहते ही हैं कि वो शामिल ना हो इस बेंच में। आप सब साहिबान कहते हैं कि 26वीं तरमीम से पहले जो जज रह गए उनको शामिल करें। उसके लिए आप आर्गूमेंट देते हैं कि जी जुडिशियल ऑर्डर के जरिए कर दें और चीफ जस्टिस को कह दें कि बना दें। जितने प्रेसिडेंट आप ला रहे हैं वो ना प्रैक्टिस प्रोसीजर उस वक्त था ना 26वीं तरमीम थी। उस वक्त चीफ जस्टिस के पास मैटर चला जाता था, लार्जर बेंच बन जाता था। अब जब ये कानून मौजूद है, अब प्रैक्टिस प्रोसीजर जब आया 23 में आया सर, उस वक्त भी 26वीं तरमीम नहीं थी सर। अब भी 26 तरमीम के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल सर। बात वही है कि पसंद हो या ना हो हमें चलना है। बिल्कुल सर। तो अब ये जो 8-7 जज बाकी बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो नहीं आप लाना चाह रहे। जो 26वीं तरमीम के पहले जज मोहतरम साहबान हमारे सीनियर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं है। 191A के अंदर एक कदगन है कि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा, कोई और बेंच नहीं सुन सकता। जैसे शरीयत वाला केस शरीयत बेंच सुनता है। यहां पे अगर जेसीपी ने वो जज नॉमिनेट ही नहीं किए, डिटरमिन नहीं किए एज
मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उनको किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस भी शामिल नहीं कर सकते फुल कोर्ट के लिए। तो असद अली वाले केस के पैरा 32 में अगर रिलाय करें तो इस सिनेरियो में और इन कंस्ट्रेंट्स के साथ आर्टिकल 191 के होते हुए क्या आप नहीं समझते कि ये 8 जजेस ही फुल कोर्ट के कोरम को सेटिस्फाई करते हैं? इस सवाल को ले जाइए। जी बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट अगर वो होगा तो फिर वो 15 साथ भी आने चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड, पेशेंट।